एक गांव में प्रसाद और शारदा मिडिल क्लास दंपति रहते थे। उनके बेटे का नाम था रमेश। हाल ही में उसकी शादी अनामिका नाम की एक लड़की से होती है। बहू नए परिवार में आई, पर वो बहुत ही लालची थी। किट्टी पार्टी में भी जाने के लिए वो अपने पति से हमेशा नए नए कपड़े गहने ले आने के लिए अनुरोध किया करती थी। बात बात पे उसे कोसा करती थी। तभी एक दिन अपने बेडरूम में वो दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे। हद हो गई, जहाँ तक मुझे पता है एक भिखारी भी बार बार एक घर में मांगने नहीं जाता, पर यहाँ तो मांगना पड़ता है। तुम क्या कहना चाहती हो अनामिका? मुझे दिन में 10 बार मांगना पड़ता है और आप तो हर बार भूल ही जाते हैं क्योंकि आप काम में व्यस्त रहते हैं। याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। पत्नी के याद दिलाने के बाद भी आप वो बात कैसे भूल सकते हैं? अब तो मुझे आपके बॉस से बात करनी पड़ेगी। ये सब भिखारी के लिए होता है बाबू। आज नहीं, कल फिर से आना। जब मर्जी होगी तब दान करेंगे। अच्छा ठीक है, आइंदा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, पर सर पे चढ़ के नहीं कहेगा कि आपके पास नहीं है, फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। ये भिखारी का टॉपिक कहाँ से आ गया? मुझे किटी पार्टी जाना है। मुझे नए कपड़े और गहने चाहिए ही चाहिए। देखो अनामिका, हम लोग बहुत अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। हम मध्यम वर्गीय परिवार में से हैं। बेहतर होगा हमारे बराबरी के लोगों के साथ तुम मेल झोल बढ़ाओ। फिर इस तरह से लोमड़ी बन के शेर के साथ क्यों घूमना? जैसी हो वैसा ही रहना बेहतर होगा ना। मुझे आपके हिसाब किताब नहीं सुनना। मुझे नए कपड़े और गहने चाहिए। अब आप वो खरीदेंगे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। देखो अनामिका, तुम 10 बार बता चुकी हो कि तुम किट्टी पार्टी जाना चाह रही हो। फिर तुम्हें हर बार नए कपड़े और जेवर की क्या जरूरत है? क्या संभव है मेरे लिए? हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में से हैं। इस तरह की लालच हमारी जिंदगी को और बदतर बना देगी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ परिवार चलाने के लिए नहीं ना? मेरी इच्छाओं का सम्मान करना, उसे पूरा करना भी आपका धर्म है। इच्छा हो तो ना, बेकार की इच्छाओं के बारे में तो नहीं ना। आप चाहे जो भी सोच ले, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे आप मेरी सोच को बेकार कहे या कुछ भी कहे, मुझे उससे कुछ भी आता जाता नहीं। हर किट्टी पार्टी में मैं जाऊंगी, वो भी नए कपड़े और नए जेवर पहन के, बस। ये सब सुनने के बाद रमेश कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाके अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। ये देखकर अनामिका को और गुस्सा आता है। अपनी पत्नी की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते हो, कैसे पति हो तुम? और तुम पति की दिल की बात, ना ही उसकी कमाई के बारे में सोचती हो। कैसी पत्नी हो तुम? तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? अगर मैं समझ भी जाऊँ तो मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर मैं नए कपड़े और जेवर नहीं पहनी तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप ये ना सोच के कि कैसे ज्यादा कमाई हो, बस आप मेरे खर्च को रोकना चाहते हैं। ऐसा कह के अनामिका हॉल में आ जाती है, जहाँ सासू माँ शारदा बैठ के टीवी देख रही थी। सासू माँ, आप अपने गहने दीजिए ना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। मेरे पास गहने कहाँ है बहू? तुम्हारे पिताजी ने सब बेच दिया और फिर नया भी नहीं खरीदा। सासू माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद अनामिका उनसे लड़ाई करने लगती है। हर दिन अनामिका उस परिवार में लड़ाई झगड़ा करती थी और सभी लोगों को बहुत तकलीफ देती थी। तभी एक दिन अनामिका की दोस्त शिल्पा उसके घर पे आती है। आंटी, अनामिका नहीं है? नहीं बेटा, किसी पार्टी में गई है। अच्छा बताओ, कुछ कहना है क्या? सासू माँ शिल्पा को बहुत दुखी होकर कहती है। आप इतनी परेशान क्यों हैं आंटी? क्या बताओ बेटा, अनामिका हर दिन नए नए कपड़े गहने मांगते रहती है, बात बात पे टोकती है और घर के सारे पैसे यही सब में खर्च कर देती है। कुछ कहने जाओ तो लड़ाई करने लगती है। इस तरह से शारदा शिल्पा को अनामिका के बारे में सारी बातें बताती है। जेवर से ज्यादा जरूरी खाना है, ये बात अनामिका को अच्छे से सबक सिखाना होगा। ये कैसे संभव है बेटा? अगर कोई तरकीब है तो बताओ ना। ठीक है आंटी, अब क्या कहना, आप बस देखते रहिए। ऐसा कह के शिल्पा वहाँ से चली जाती है। शारदा सोचती है, पर इस पीढ़ी के तरकीब और सोच शारदा के कुछ पल्ले नहीं पड़ते। 2 घंटे के बाद शिल्पा अनामिका के घर में लौट आती है। शिल्पा नए नए कपड़े जेवर सब लाके अनामिका के घर में रख देती है और उसके घर के सारे सामान फर्नीचर वहाँ से लेके चली जाती है। अनामिका लौट के जैसे अलमारी खोलती है, नए नए कपड़े जेवर देखकर वो मानो खुशी से झूम उठती है। सासू माँ, ये कपड़े ये जेवर किसके हैं? ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये जेवर भी तुम्हारे लिए है। इन सभी को तुम जब मर्जी जैसे मर्जी पहन के घूमो। सासू माँ की बातें सुन के अनामिका बहुत उत्साहित हो जाती है। वो सारे नए नए कपड़े जेवर पहन के पूरे घर में
खुशी से घूमने लगती है। थोड़ी देर के बाद खाना खाने के लिए अनामिका किचन में जाती है। वो गौर करती है कि खाने के सामान, बर्तन आदि कुछ भी किचन में नहीं है। सासू माँ, घर के सारे फर्नीचर, किचन के सारे सामान, ये सब कहाँ है? कहाँ चले गए? इन्हीं सबको तो बेच के मैं तुम्हारे लिए गहने, नए कपड़े लेकर आई हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। खाना तो कभी भी कहीं भी मिल सकता है, पर ये गहने, नए कपड़े हमेशा नहीं मिल सकते। अनामिका ऐसा सोचती है और उत्साहित होकर कहती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। शिल्पा शारदा, प्रसाद और रमेश के लिए खाना ले आती है। अनामिका को इसकी खबर नहीं थी। अनामिका जब कुछ कहती थी तो कपड़े और जेवर को लेकर वो 2-4 बातें कहते थे। दिन ब दिन अनामिका कमजोर हो रही थी। वो सासू माँ के पास जाके विनती करने लगती है। अरे बहू रानी, तुम्हारे गहने, कपड़े तुम्हें खाना नहीं खिला रहे हैं? खाने के लिए क्यों विनती कर रही हो? जो गहने हैं वो खाओ, जो कपड़े हैं वो खाओ। कमजोर अनामिका अब सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। जेवर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाना दे दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, सही सबक मिल गया है मुझे। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है। तब से अनामिका खुशी खुशी सभी के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। इस तरह अनामिका की लालची स्वभाव को बहुत ही प्यार से शिल्पा की मदद से उसे बदल दिया गया और तब से उस परिवार में खुशियाँ लौट आई। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले भाग में सेना में शामिल हुई अनामिका देश की सेवा करने चली गई, वो भी अपने पति ससुराल वालों को बिना कुछ कहे हुए। जैसे ही अनामिका को ज्वाइनिंग लेटर मिली, किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वो वहाँ से चली गई। बाद में रमेश की शादी सुमति नाम की लड़की से हो गई। जब अनामिका को छुट्टी मिली तो वो घर लौट के आई। सासू माँ उसे देखकर बहुत डांटी, पर उसके माता पिता को बहुत गर्व हुआ। इधर नई बहू सुमति का लुटेरा चरित्र सामने आया। वो पैसे गहने लेकर भाग गई। ये जानकर शारदा, प्रसाद और रमेश बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा रमेश, जो हुआ सो हो गया। कैसे भी अनामिका सेना से वापस घर लौट आई है। ससुर जी से बात करो और उसे कैसे भी घर वापस ले आओ। जाओ बेटा, अपनी माँ के बातों पे तक क्या सोच रहे हो? जाओ, अनामिका को वापस ले आओ। अनामिका तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू, हमारी घर की लक्ष्मी। मैं भी वापस लाना चाहता हूँ, पर जब उसने कहा था कि वो मिलिट्री जाना चाहती है तो मैंने उसे ना कह दिया था। इंसान होने के बावजूद मैंने एक बार के लिए नहीं सोचा उसकी इच्छा के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में। अब मैं ऐसा चेहरा लेकर उसके सामने कैसे जाऊं? उसके सामने जाकर मैं क्या कहूँगा? देखो बेटा, अनामिका का दिल मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तुमको कह रही हूँ अनामिका के घर पे जाके बात करो। जैसे बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलता है, वैसे वो भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे घर आ जाएगी। अनामिका तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे प्यार और घर का छांव चाहिए। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो माँ? अरे मेरे लाल, फौज से वो सीधा हमारे घर आई, इसका मतलब क्या हुआ? एक पत्नी के रूप में वो तुम्हारा प्यार चाहती है, बहू के रूप में हमारा सेवा करना चाहती है। जब अनामिका घर लौट आई थी, मैंने खुद उसकी आंखों में देखा था। जाओ बेटा जाओ, देर मत करो। अनामिका तुम्हारे लिए बनी है, वो तुम्हारे इंतजार कर रही होगी। माँ पिताजी की बातें सुनकर खुश होके वो अनामिका के घर चला जाता है उसे लाने के लिए। घर के बाहर मनीष बाबू बैठकर चाय पी रहे थे। दामाद रमेश को देखकर वो बहुत प्यार से आह्वान करते हैं और फिर बहुत प्यार से बात करते हैं। सुजाता, दामाद जी आए हैं, कुछ ले आओ। पिताजी, अनामिका को बुलाइए ना। बेटा 1 मिनट। इतना कहकर मनीष जी अंदर गए और टीवी के पास एक कवर था, उसे लेकर रमेश के पास वापस आए। रमेश को लगा था कि वो अपने साथ अनामिका को ले आएंगे, पर जब वो अपने साथ उस पैकेट को ले आए, ये देखकर रमेश दुखी हो गया। पिताजी, अगर अनामिका नहीं आने के लिए नखरा कर रही है तो मैं उसे जाके ले आता हूँ। अरे दामाद जी, बेटी तो यहाँ है नहीं। जब तुम्हारे घर वालों ने उसे तुम्हारी दूसरी शादी के लिए कहा तो वो अपनी छुट्टी कैंसिल करके वापस चली गई। जाओ बेटा, पर अचानक अगर तुम आओगे तो उसने कहा था ये पैकेट तुम्हें दे देने के लिए, इसीलिए मैं ये चिट्ठी ले आया तुम्हारे लिए। यानी अनामिका फिर से सेना में वापस चली गई?
इस तरह से वो दुखी होकर कहता है और वो चिट्ठी लेकर अपने घर के लिए वो निकल जाता है। उधर घर के दरवाजे के पास शारदा और प्रसाद अपने बेटे और बहू के इंतजार में राह देख रहे थे। बेटे का चेहरा लटका हुआ था। फिर वो तीनों मिलके हॉल के तरफ आते हैं। अनामिका के बारे में पूछने पर उसने बताया कि अनामिका सेना वापस चली गई है। वो जाके बेड पे बैठ जाता है। फिर उस चिट्ठी को खोल के वो पढ़ने लगता है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अजी, ये चिट्ठी अगर आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे मायके गए थे। मुझे पता नहीं प्यार से आपसे मैं कैसे बात करूं, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे प्यार और सम्मान देना चाहिए। मुझे पता है इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा कीमती चीज होगी तो वो है आपका प्यार। अगर मेरा दिल कह पाता तो हर वक्त हर पल बस आपका नाम ही लेता। मैं सेना वापस जा रही हूँ, रमेश की पत्नी होकर। मेरे इस जीवन के लिए, मुझे बहादुर बनाने के लिए वही वक्त है जो मैंने आपके साथ पल पल बिताया है। अब मैं विदा लेती हूँ। इतना कहकर रमेश वहीं पे रो पड़ा। उसे अनामिका के उस प्यार का एहसास होने लगा। फिर बिना देर किए हुए वो अपने माता पिता के पास हॉल में आता है। माँ, पिताजी, मुझे अनामिका चाहिए। आज मेरी वजह से वो ऐसी जिंदगी वहाँ बिता रही है। मुझे अनामिका से अभी मिलने जाना होगा। जाओ बेटा, और बहू से कहना दिल लगा के देश की सेवा करे और रिटायर होने के बाद लौट आए। ऐसा कहकर वो सेना में चला जाता है अनामिका रमेश से मिलने के लिए। वो मिलने जाता है पूरे 48 घंटे का सफर करके। फिर भारत की सीमा पर पहुंचता है। वहाँ बर्फ पड़ रही थी और रमेश के गले में एक टाइमर बॉम्ब लगा हुआ माला था। उसका मुंह प्लास्टर से चिपकाया हुआ था। दूर से उसे इस हालत में जवानों ने टेलीस्कोप के द्वारा देख लेते हैं। तुरंत वॉकी टॉकी के द्वारा अनामिका जो सरहद पर खड़ी थी उसे सूचना दी जाती है। अनामिका देर किए बिना जल्दी से टेलीस्कोप से देखती है। उसे वहाँ रमेश दिखता है। रमेश जी यहाँ पे कैसे? वो दोबारा ध्यान से देखती है रमेश के मुंह में प्लास्टर लगाया हुआ है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। उसके गले में टाइमर बम लटकाया गया है। अनामिका उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। सोल्जर, वो मेरे पति है। वो मुझसे मिलने आए तो पाकिस्तान के लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिया। उसके गले में टाइमर बम का माला लटकाया गया है। मैं वहाँ जा रही हूँ, किसी को कुछ मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे। मैं जाके जान बचाती हूँ। ओके सोल्जर, तुम और तुम्हारे पति सुरक्षित वापस लौट आओ। जय हिंद। जय हिंद। ऐसा कह के अनामिका बर्फ के ऊपर कूद जाती है। फिर रोल होते होते वो रमेश के पास पहुंचती है। अनामिका को देखकर रमेश रोना शुरू कर देता है। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आ गई हूँ ना, आप बस हिलिएगा नहीं। अनामिका के ऐसे कहने पर रमेश वहाँ से नहीं हिलता है और चुपचाप खड़ा रहता है। अनामिका बहुत ही चालाकी के साथ छोटे तार को काटती है जो कि बॉम्ब में लगा हुआ था। फिर उस बॉम्ब को निकाल के वहाँ से थोड़ी दूर में वो फेंक देती है। फिर वो रमेश के पास जाती है और उसके मुंह के प्लास्टर को वो निकाल देती है। साथ ही साथ हाथ भी खोल देती है। फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। टेलीस्कोप से जो सैनिक देख रहे थे वो भी शर्मा जाते हैं। फिर रमेश और अनामिका टेंट में वापस आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ अनामिका, तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के आ जाओगी? बस तुम्हें देखना था अनामिका, इसीलिए इतनी दूर आया। अब खुशी खुशी मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। इतना कहकर रमेश ने सैनिक अनामिका को उसके माथे पर चूमा और खुशी खुशी अपने घर वहाँ से वापस लौट गया।